Bioenergetics MCQs. Number 1. Chlorophyll A is almost identical to chlorophyll B, but slight structural difference between them is enough to give. यानी कि chlorophyll A और chlorophyll B आपस में बहुत structurally आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है. स्ट्रक्चर के अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या दोनों की एनर्जी सेम होती है लाइट रिएक्शन के अंदर? नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट. क्योंकि देखो, हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग वेवलेंथ की एनर्जी कैप्चर करता है, चाहे वो बी हो, ए हो, कैरोटिनॉइड हो, जेंथोफिल हो, कोई भी हो. सही है. तो सिमिलर एनर्जी कोई भी पिगमेंट सिमिलर एनर्जी नहीं करते एब्जॉर्ब. अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम. ये किसी हद तक स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो हर पिगमेंट की अलग अलग अपना एक एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम होता है. हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करता है. सही है. नंबर सी के अंदर कह रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल C3 साइकिल को कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन को कहा जाता है. अच्छा, तो यहाँ पे दोनों क्या, क्लोरोफिल ए से क्या दूसरा प्रोडक्ट आएगा, क्लोरोफिल बी से दूसरा प्रोडक्ट आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. दोनों ही सेम प्रोडक्ट देते हैं. सही है. पहली बात तो केल्विन साइकिल के अंदर पिगमेंट्स का काम ही नहीं होता. पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, जहाँ पे हम लोग ATP NADPH बना रहे थे. सही है. केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता था, हम लोग ग्लूकोज बना रहे होते हैं उन ATP को इस्तेमाल करके, जो हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बनाया. तो ये तो स्टेटमेंट गलत है. और क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Number 2. Chlorophyll is organized along with the other molecules into photosystem which has light gathering. यानी कि क्लोरोफिल को अगर आप देखो तो क्लोरोफिल कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? फोटोसिस्टम्स के अंदर. सही है. दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ. तो यहाँ पे कह रहा है कि chlorophyll is organized along with other molecules into okay light get. अच्छा, क्लोरोफिल एक तो क्लोरोफिल ए तो आपका रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है, और क्लोरोफिल बी भी रिएक्शन सेंटर के अंदर कभी होता है, और क्लोरोफिल बी यहाँ पे भी होता है. तो हमें पता है कि क्लोरोफिल के पास एनर्जी जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरोफिल के पास जो एनर्जी आ रही होती है वो इन दोनों पार्ट से आ रही होती है. यानी कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है एंटीना कॉम्प्लेक्स से कलेक्ट होके लाइट रिएक्शन के, ये वाला जो है रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल बैठा हुआ है उसके पास. सही है. नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट चूज करनी है आपको. फोटोसिस्टम 1 and ATP synthase complexes are located in the oppressed part of thylakoid. पहले तो समझ लीजिए अप्रेस्ड पार्ट क्या होता है और नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या होता है. देखो, थैलेकॉइड इस तरीके से होता है. सही. ये वाला जो पार्ट है इसका अप्रेस्ड पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है नॉन अप्रेस्ड पार्ट है. अप्रेस्ड पार्ट को स्टैक्ड पार्ट भी कहा जाता है, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट को नॉन स्टैक्ड पार्ट भी कहा जाता है. यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू MCQs. नंबर 1, फोटोसिस्टम 1 जो होता है, फोटोसिस्टम 1 आपको हमेशा मिलेगा नॉन स्टैक्ड पार्ट के अंदर, यानी कि नॉन अप्रेस्ड पार्ट के अंदर. और फोटोसिस्टम 2 जो है वो हमेशा स्टैक्ड पार्ट के अंदर मिलता है. तो यहाँ पे कह रहा है फोटोसिस्टम 2 जो है वो अप्रेस्ड के अंदर होता है. नहीं. फोटोसिस्टम 1 अप्रेस्ड पार्ट के अंदर होता है. नहीं. अप्रेस्ड पार्ट के अंदर NADP रिडक्टेज और ATP सिंथेज होता है. देखो, फोटोसिस्टम के साथ हमेशा NADP रिडक्टेज होता है लगा हुआ, और फोटोसिस्टम 2 के साथ लगा हुआ होता है ATP सिंथेज. दोनों अप्रेस्ड के अंदर नहीं होते. सही है. फोटोसिस्टम 2 होता है अप्रेस्ड पार्ट के अंदर, और फोटोसिस्टम 2 के अंदर क्या लगा हुआ होता है? ATP सिंथेज. तो ये चीज़ गलत हो गई. तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कि फोटोसिस्टम 1 होता है नॉन अप्रेस्ड यानी कि नॉन स्टैक पार्ट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4. The linear flow of electron from water to NADP. लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन का आपने Z स्कीम पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ पे एक
एक नॉन साइक्लिक फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वाटर से, जो ल्यूमिन के अंदर पानी टूट रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे टू NADP, और ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे कहाँ पे, NADP जब बन रहा था फोटो सिस्टम 1 के यहाँ पे, तो NADP के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, फिर ये कन्वर्ट हो रहा था NADPH के अंदर, सबको याद है, ठीक है, ये तो बेसिक्स है। तो ATP सिंथेसिस इज, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पानी से आ रहे हैं, देन वो NADPH बना रहे हैं, तो किस तरीके का सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, देखो फोटोफॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं, जब ATP सनलाइट की मदद से बनता है लाइट रिएक्शन के अंदर, उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पढ़ा होगा, कहाँ पे, रेस्पिरेशन के अंदर, सही है, वहाँ पे नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पे रह के ही बात करते हैं, वरना इट वुड क्रिएट मोर कन्फ्यूजन, जिसने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा हुआ। तो एक मिनट, वो जस्ट ओके। फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे कहते हैं, जब ATP बनता है सनलाइट की मदद से, दैट्स फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक, क्या ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक है? नहीं, क्योंकि साइक्लिक इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन दोबारा से H2O के पास आए तो फिर साइक्लिक होगा, ये तो साइक्लिक नहीं है, तो ये नॉन साइक्लिक हुआ, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, हाँ। कीमियो ऑस्मोटिक हो रही है, ऑक्सीडेटिव हो रही है, नहीं, ना तो कीमियो ऑस्मोटिक हो रही है, ना तो केमिकल्स के ज़रिए हो रही है, ना तो ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि जब ATP बन रहा होता है NADPH और FADH से। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अभी जस्ट रिसेंटली वी कम्प्लीटेड रेस्पिरेशन। किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ रेस्पिरेशन तो ऐसे ही समझ लो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसे कहते हैं जब ATP किसी और एनर्जी मॉलिक्यूल के ज़रिए बनता है। फॉर एग्जांपल NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाता है और ATP निकल के आता है बाहर, तो वो जो ATP निकल रहा है वो बन रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरमीडिएट यानी कि जो चीज़ बीच में आती है, इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली टू पास CO2 केल्विन साइकिल। याद रखिएगा ग्रास फैमिली के अंदर C4 साइकिल होता है, ठीक है। अब हमें पता है C4 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, वी वर प्रोटेक्टिंग रिबिस्को फ्रॉम ऑक्सीजन, सही है, ताकि ऑक्सीजन बाइंड ना हो जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन अगर रिबिस्को से बाइंड हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर, तो क्या होता है, एक बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस, राइट। तो इस वजह से पहले C4 साइकिल होता है और उसके बाद C4 साइकिल के ज़रिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म चेंज करते हैं, उसे मैलेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो मैलेट जाता है अपना C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। केल्विन साइकिल वहाँ पे बंडल शीट सेल के अंदर हो रही थी, इफ़ यू रिमेंबर, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा, देखो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ग्रास फैमिली जो है वो C4 प्लांट्स हैं, यहाँ पे C3 साइकिल हो रही है और यहाँ पे C4 साइकिल हो रही है। क्या चीज़, कैसे ऑक्सीजन यहाँ पे जा रही होती है, हमें पता है यहाँ पे कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये एक इंटरमीडिएट होता है जो कि C4 और C3 यानी कि केल्विन साइकिल, इसका नाम दूसरा नाम केल्विन होता है, केल्विन साइकिल। तो इन दोनों को जोड़ता कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर आप दूसरे ऑप्शन देखो, क्रेसोलिसिन एसिड, ये नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू कैम, जब हमने क्रेसोलिसिन एसिडिक मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तो या इट्स नॉट रिलेटेबल। बाकी ये पायरोविक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, पायरोविक एसिड C4 साइकिल अगर आप पढ़ते हो, वहाँ पे आपने देखा था पायरोवेट बन रहा था लास्ट के अंदर, सही है। जब रीजनरेशन होती है तो पायरोवेट बनता है, उसके बाद फिर से पायरोवेट फॉस्फेनोल पायरोवेट बन जाता है। तो पायरोविक एसिड एक इंटरमीडिएट नहीं होता। हाँ, C4 साइकिल के अंदर पायरोवेट, या फिर जब मैं पायरोवेट या फिर पायरोविक एसिड बोलती हूँ एक ही बात है।
तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, ये बाद में बनता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई, फिर से जब इसे रीजनरेट होना होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पी, चलो डिटेल के अंदर नहीं जाते, बट पायरुविक एसिड नहीं, इंटरमीडिएट नहीं होगा वो। बाकी सिट्रिक एसिड का कोई यहाँ पे काम नहीं है। सिट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना क्रेब्स साइकिल के अंदर। ओके, लेट्स जस्ट नॉट get into more confusion, but the correct option is oxaloacetic acid. Next one, oxidative decarboxylation of isocitrate from, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट, यानी कि आइसोसिट्रेट क्रेब्स, अच्छा ये क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। आइसोसिट्रेट करके कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड किसके अंदर चेंज होता है? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा अल्फा कीटो ग्लूकारेट। अगर क्रेब्स साइकिल आपको याद हो तो इट वाज अ वेरी इजी एमसीक्यूज, ठीक है। हमें पता है सिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट बनता है, फिर अल्फा कीटो ग्लूकारेट बनता है, जो कि ये वाला ऑप्शन भी से, फिर अल्फा कीटो ग्लूकारेट से सकती को ए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल, ये देखो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन क्रेब्स साइकिल व्हेन 1 ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वो ATP जो कि डायरेक्टली बन रहा है, जो कि देखो क्रेब्स साइकिल के अंदर दो तरीके के ATP बनता है। एक बनता है NADH, FADH और ATP। ये आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP बनाते हैं। तो ये जो ATP बना इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ये जो डायरेक्ट ATP बन गया पहले से ही, दैट्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर कितना बनता है? एक ग्लूकोज यानी कि एक पायरुवेट से, हमें पता है 2 एसिटाइल को ए या फिर 2 पायरुवेट आते हैं ना क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि एक पायरुवेट से एक ग्लूकोज कह रहा है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में जब एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितना पायरुवेट बनेगा? एक पायरुवेट बनेगा। और जब एक पायरुवेट जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर तो कितना ATP निकलेगा? एक ATP निकलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। अगर पूछे आपको कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तो कितना ATP बनेगा? 2 ATP, सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हेन 1 पायरुवेट और 1 एसिटाइल कोए, तो एक ही बात है, ठीक है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये जाता है क्रेब्स के अंदर, सही है। तो अगर यहाँ पे पायरुवेट या फिर एसिटाइल को ए भी लिखा हुआ हो, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, एक ही बात होगी। ओके, 3 more. Question number 8. It says enzyme involved during carboxylation. कौन सा एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है? अब यहाँ पे हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? रिबिस्को। और रिबिस्को एक कार्बोक्सिलेज भी है और एक ऑक्सीजनेज भी है। तो याद रखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर सिर्फ कार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिबिस्को कैप्चर करता है, RUBP कैप्चर करता है रिबिस्को की मदद से, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा रिबिस्को कार्बोक्सिलेज। हाँ, आई अग्री कि रिबिस्को का फुल फॉर्म होता है कि रिबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कि ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है। बट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर सिर्फ कार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा? तो होगा रिबिस्को कार्बोक्सिलेज। Next one, question number 9. The oxygen consumed during cellular respiration is involved directly in which process or events? यानी कि जो एक ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन के जहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, दैट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। तो वो क्या ग्लाइकोलिसिस के अंदर होती है? नहीं। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, pretty okay. Citric acid cycle,
सिट्रिक एसिड साइकिल, नहीं। द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, नहीं। तो ऑप्शन बी वुड बी ओके। अब यानी कि जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को तो वाटर फॉर्म होता है, सही है। तो ऑक्सीजन वहीं पे ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इस्तेमाल होती है, किसी और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यानी कि जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिडाइल कोए के अंदर तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बोलेंगे एडिशन होता है, कितने कार्बन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन पूछ रहा है, हाउ मेनी कार्बन सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन रिएक्शन होता है, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के अंदर जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल कोए जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, एसिटाइल कोए विल रिएक्ट टू ऑक्सैलोएसिटेट विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच होता है, इट फॉर्म 6 कार्बन सिट्रेट। तो तुम देख रहे हो कितना, देखो क्रेब्स साइकिल के अंदर पहले से 4 कार्बन का कंपाउंड था, लेकिन एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन बाहर से आ रहा है, यानी कि वी आर फीडिंग 2 कार्बन इनसाइड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। सो द ऑप्शन वुड बी 2, 2 कार्बन के हम लोग मॉलिक्यूल्स एडिशनल ऐड कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं साइकिल के अंदर। तो ये हो गए हमारे MCQs फॉर बायो एनर्जेटिक्स। पर स्टिल हम लोग और भी MCQs देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू बॉटनी। Thank you so much for watching. See you later in the next video.